नमस्कार। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल और हार्मोन। हार्मोन कैसे अफेक्ट करते हैं आपके हेयर फॉल में, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये सीरीज ऑफ हेयर फॉल का वीडियो है, 4th नंबर का ये वीडियो है। बाकी अदर हर वीडियो का आई बटन मैं यहाँ पे दे दूंगी, प्लीज आप देख लीजिए। आई एम डॉक्टर सोनल कुलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मुझसे डाइट बनवाने हैं तो विजिट कीजिए www.mydietplan.co.in पे। हेयर फॉल में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉज हमें दिखता है तो हर बार आपने सुना होगा हार्मोनल इम्बैलेंस। ये हार्मोन होते क्या है और हेयर ग्रोथ में, हेयर फॉल में इनका क्या रोल होता है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। हेयर ग्रोथ के लिए हमें जो हार्मोन जरूरी है वो है एंड्रोजन हार्मोन, जिसमें मेल्स में टेस्टोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और फीमेल में इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, डीएचईए, ये बहुत सारे जो हार्मोन रहते हैं ये भी एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं और ओवरीज से जो सिक्रीट होते हैं। और एक फीमेलनेस अगर जो बॉडी को देते हैं, बॉडी का शेप, बॉडी के हेयर्स जो हमें मिलते हैं फीमेल्स को, वो बिकॉज ऑफ इस्ट्रोजन और ये बहुत सारे हार्मोन्स की वजह से मिलते हैं। ये जो हार्मोन है मेल्स और फीमेल्स में सिक्रीट होते हैं, अलग अलग है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन मोस्टली रहता है और फीमेल में टेस्टोस्टेरोन कम रहता है हालांकि, लेकिन रहता कम है। और ये प्रोजेस्टेरॉन और इस्ट्रोजन की वजह से जो हेयर ग्रोथ है वो मोस्टली फीमेल्स में होती है। और नॉर्मली ये एक फेज रहता है, जैसे कि टीनेज, एडोलेसेंस, एडल्ट, और थोड़ा और बड़े हो जाते हैं, जैसे 40 के एज तक जब हम पहुंच जाते हैं तब ये हार्मोन्स कम होना चालू हो जाता है। दिस इज नेचुरल प्रोसेस, और ये नेचुरली इसका एक पीक रहता है। उस टाइम पे हमारे हेयर्स हमें बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कि हम बहुत यंग जब रहते हैं और हमारे जो हार्मोन्स बहुत पीक पे रहते हैं, उस टाइम पे हेयर बहुत काले, घने, लंबे हमें दिखते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिक्लाइन होते जाते हैं, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी ये चीज होता है, और आफ्टर 40 बोलिए, आफ्टर 50 बोलिए, आपके हेयर्स में एक थिन होना चालू हो जाता है या हेयर फॉल ज्यादा होना चालू हो जाता है। हालांकि इसको बहुत नॉर्मल लिया जाता है, हम इसे बहुत नॉर्मल चेंजेस, एज वाइज जो चेंजेस है ऐसे बोलते हैं, सो इसे हम नॉर्मल ही लेते हैं। मेल बाल्डनेस में जो हार्मोन काम में आता है वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, यानी अगर जीन्स आपके वैसे है या फैमिली हिस्ट्री में आप में वैसे है, जैसे मेल टाइप का बाल्डनेस हमको दिखता है, मोस्टली क्राउन शेप या जो मेन हेयर लाइंस पीछे पीछे होती जाती है, इसमें टेस्टोस्टेरोन का बहुत बड़ा रोल है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में फ्रीली भी मूव होता है, और एक डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन यानी DHT, इसके बारे में बहुत बोला जाता है। ये DHT जो रहता है वो एक्टिव सेल जो रहते हैं हेयर फॉलिकल्स में, जो हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, ये उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं, और ये कंबाइन होने के बाद ये हेयर की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल खत्म कर देते हैं। हेयर बिल्कुल छोटे छोटे फॉर्म में आने लग जाते हैं, और फिर शायद वो सेल डेड हो जाती है और वहां पे एक परमानेंट टाइप का बाल्डनेस आना या गंजापन आना चालू हो जाता है। सो टेस्टोस्टेरोन जो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT में, ये मोस्टली बहुत रिलेट करता है आपके बाल्डनेस से। फीमेल्स में मोस्टली जैसे हमने बात की थी कि इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, DHEA, टेस्टोस्टेरोन भी हालांकि रहता है लेकिन बहुत कम मात्रा में रहता है। अगर ये सब हार्मोन्स बहुत मायने रखते हैं फीमेल हेयर ग्रोथ में, क्योंकि इस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन माना गया है। जब मेनार्की आती है, मेंसेस आना चालू हो जाता है, उस टाइम पे एक इस्ट्रोजन चालू होना, सिक्रीट होना चालू हो जाता है। उस टाइम पे हेयर ग्रोथ मोस्टली हर जगह पे बॉडी पे हेयर ग्रोथ दिखने लगती है मेनार्की के पीरियड में, और उस टाइम हेयर कुछ साल तक, 3 से 4 साल तक हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है गर्ल्स में। और जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगेन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन अपने पीक पे जाता है, तो उस टाइम भी उनके हेयर्स बहुत ज्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, दे स्टार्ट लुकिंग गुड। लोग बोलते हैं कि सी प्रेगनेंसी में कितना सुंदर हेयर ग्रो हो गया एंड ऑल। एंड अगेन सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में वो एक रेस्टिंग फेज आ जाता है, एंड आफ्टर 2 to 3 months ऑफ डिलीवरी हेयर फॉल बहुत ज्यादा
एक्सटेंसिव हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। बहुत सारी फीमेल्स जो रहती है वो बहुत वरीड हो जाती है। ये जो हेयर फॉल है वो टाइम बीइंग रहता है, क्योंकि बहुत बार प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिलता, जितने न्यूट्रिशन की आपको जरूरत रहती है। पोस्ट डिलीवरी आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, उस टाइम आपका न्यूट्रिशन का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है, वो आपका कम आप नहीं ले पाते, शायद उसको आप सेटल नहीं कर पाते, इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और आपका जो पीक पे गया था फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर में, ये एनर्जिन फेज में जाके फिर रेस्टिंग फेज में आके टेलोजिन फेज में आप पोस्ट डिलीवरी जाते हो। ये जो हेयर फॉल है ये वो टेम्पररी रहता है। अगर आप करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसीज और प्रोटीन डाइट प्रॉपरली लेते हो तो रीग्रोथ होना चालू हो जाता है आपके हेयर्स का, अगर आपका एज 40 के नीचे है। क्योंकि 40 से अगेन, जैसे मैंने बोला था, आपके हार्मोन्स कम होने लगते हैं और कहीं तो भी फीमेल्स मेनोपॉज की तरफ जाने लग जाती है, इसीलिए वहां पे आपका थिनिंग ऑफ हेयर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पोस्ट डिलीवरी या पोस्ट प्रेगनेंसी जो हेयर फॉल होता है वो आपका रीग्रोथ हो जाता है। मोस्टली जैसे ही मेनोपॉज होता है, फीमेल्स में ये देखा गया है कि मेनोपॉज जैसे ही होता है थिनिंग ऑफ हेयर हो जाती है, हेड पे जो हेयर्स है वो थिन होना चालू हो जाता है। और फीमेल्स में मोस्टली मेल टाइप का बाल्डनेस नहीं दिखता, उनकी हेयर लाइन पीछे नहीं जाती है या एकदम से बाल्डनेस नहीं दिखता है, वो थिनिंग ऑफ हेयर ऑल ओवर द हेड होना चालू हो जाता है। इसलिए पतले हो जाते हैं, बहुत बार स्काल्प दिखने लगता है, लेकिन पूरे गंजे जैसे मेल्स हो जाते हैं उतना गंजापन फीमेल्स में नहीं आता है। कंपैरेटिवली हेयर फॉल फीमेल्स में ज्यादा रहता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, थिनिंग बहुत होने लग जाती है। मेनोपॉज में अगेन एस्ट्रोजन कम होने लगता है और बहुत बार हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़ जाती है और वहां पे जहां बाल नहीं आने चाहिए, जैसे कि चिन एरिया पे या हेयर लाइंस जो बाहर के हैं वहां पे बाल आना चालू हो जाता है फीमेल्स में। टेस्टोस्टेरोन लेवल मेनोपॉज में बहुत लोगों की बढ़ जाती है और जहां नहीं चाहिए वहां पे बाल आना चालू हो जाते हैं और थिनिंग ऑफ हेयर लेकिन होना चालू हो जाता है। इसलिए मेनोपॉज में मोस्टली इसे नॉर्मल माना जाता है। आफ्टर मेनोपॉज हेयर फॉल होना भी बहुत नॉर्मल माना गया है। स्ट्रेस ऐसी चीज है जो हर बार हार्मोन से कनेक्ट होती है। अगर आपको कुछ ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कुछ एक्सीडेंट्स या ऐसी चीजें हो गई है जो बहुत स्ट्रेस में आप गए हो कुछ महीनों में, तो उस टाइम से एकदम से हेयर फॉल चालू नहीं होता है। वो सिचुएशन से निकलने के बाद आपको 2-3 महीने में हेयर फॉल चालू हो जाता है, क्योंकि अगेन जो एनाजिन, कैटेजिन और टेलोजिन फेज मैंने आपको बताया, ये फेसेस को पूरा लेता है बॉडी और उसके बाद हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। बहुत बार जब हम हिस्ट्री लेना चालू करते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है क्या या कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स कुछ चालू है क्या और आपका हेयर फॉल, ये हेयर फॉल मे बी पास्ट जो स्ट्रेस आपको हुआ है 2-3-4 महीने पहले, उसकी वजह से अभी आप स्ट्रेस से रिलीव्ड हो लेकिन फिर भी आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि आपका स्ट्रेस रिलीव करने के लिए बॉडी बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती है और यहाँ पे हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं और ये जो पूरा हार्मोनल इम्बैलेंस है ये आपके हेयर्स को अफेक्ट करता है और अल्टीमेटली आपको हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। हार्मोनल डिसीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे कि थायराइड या डायबिटीज या बहुत सारे ल्यूपस इरिथेमेटस जो कंडीशन है उसमें बॉडी अपने खुद के कोलेजन को अटैक करती है और डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कि आर्थराइटिस है या बहुत सारी डिसीज है, सीलियाक डिसीज है, इसमें ये कंडीशन आती है। तो ये कोलेजन जो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में चला जाता है या खुद ब खुद उसको बॉडी खत्म करने की कोशिश करती है, इसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। थायराइड हार्मोन में मोस्टली हर एक सेल को अटैक करता है थायराइड हार्मोन। थायराइड अगर कम हो जाता है या थायराइड अगर ज्यादा हो जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, दोनों चीजों में बॉडी के जो सेल है वो अफेक्ट होते हैं और उसमें हेयर सेल भी इंक्लूडेड रहते हैं। इसलिए थायराइड अगर आपका बहुत बड़ा है या थायराइड हार्मोन आपका अगर कम हुआ है तो ये दोनों सिचुएशन में आपको हेयर फॉल से जूझना पड़ेगा। एक बार अगर आप थायराइड लेवल को करेक्ट कर देते हैं तो आपका हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो अल्टीमेटली सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज आपको है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में मोस्टली सेल्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते, क्योंकि ग्लूकोज को सेल अंदर नहीं आने देती है
और इसी वजह से आपका जो ग्लूकोज लेवल ब्लड में है वो बढ़ता जाता है। तो न्यूट्रिएंट सेल को नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए हर पार्ट ऑफ सेल जो है वो वीक हो जाती है और आप मालनरिश फील करते हो, हेयर फॉल का आपको एक्सपीरियंस आता है। सो अनकंट्रोल अगर डायबिटीज है तो भी हेयर फॉल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओवेरियन सिंड्रोम यानी PCOS, ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें ओवरीज में जो है बहुत सारे सिस्ट होने लग जाते हैं और उसकी वजह से ओवरीज में से प्रोड्यूस होने वाला एस्ट्रोजन लेवल है वो कम हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है, मोटापा आ जाता है और हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। क्योंकि ओवरीज से निकलने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो फीमेल हार्मोन है और बहुत सारे फीमेल हार्मोन है, FSH, LH, DHA, ये सब हार्मोन्स आपके हेयर को अफेक्ट करेंगे, आपके हेयर फॉल को अफेक्ट करेंगे। अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर नहीं रहेंगे तो हेयर फॉल होगा, थिनिंग ऑफ हेयर आपको लगेगा, बालों में जान नहीं है ऐसे आपको दिखेगा, इवन ब्रिटल हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे ही टूटने लग जाएंगे, ऐसे ही झड़ने लग जाएंगे। सो PCOS अगर आपको है और उसकी आप प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, लाइफस्टाइल आप प्रॉपर नहीं सुधार रहे हो, आप डाइट प्रॉपर नहीं कर रहे हो, क्योंकि PCOS में सबसे जरूरी चीज होती है डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करना। सो अगर ये चेंजेस आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको हेयर फॉल का सामना करना पड़ेगा। बट नॉट द लीस्ट, अगर आप कुछ मेडिकेशन पे हो जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स, अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स आप ले रहे हो तो वो सप्रेस करते हैं आपके बहुत सारे हार्मोन्स को, क्योंकि अल्टीमेटली वो होती है हार्मोनल पिल्स और वो सब आपकी ओवरीज से निकलने वाले एस्ट्रोजन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आपको आपके हेयर फॉल से दिखता है। सो बर्थ कंट्रोल पिल्स आप ले रहे हो और आपको हेयर फॉल की फैमिली हिस्ट्री है तो ये दोनों चीजें अगर साथ में आती है तो अल्टीमेटली हेयर फॉल होगा। सो इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे अदर मेडिकेशन जैसे कि अगर आप डायबिटीज की दवाई ले रहे हो, हार्ट की दवाई ले रहे हो, ब्लड थिनर, जैसे कार्डियक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आ चुका है या आने के चांसेस है, उनको ब्लड थिनर यानी खून को पतला करने की दवाई दी जाती है, उससे भी हेयर फॉल होता है। आर्थराइटिस, डिप्रेशन की कोई अगर दवाई ले रहा है, इससे भी हेयर फॉल आपका होता है। सो ये कुछ मेडिसिन है जो अगर आप लेते हो तो उसका कहीं ना कहीं अफेक्ट आपके हार्मोन्स पे होता है और आपका हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। आज की वीडियो में हमने बात की हेल्थ, हेयर एंड हार्मोन। आपकी हेल्थ आपके हार्मोन पे डिपेंड है, आपके हार्मोन जब बैलेंस रहेंगे, आपकी हेल्थ जब ठीक रहेगी तो आपको जो हेयर फॉल जिस एज में नहीं होना है, जैसे कि 20s में या 30s में हेयर फॉल नहीं होना चाहिए, दैट इज द यंगेस्ट एज, और वो एज में आपके हेयर्स बहुत शाइनी, बहुत ठीक रहने चाहिए। अगर उस एज में आपको हेयर फॉल हो रहा है तो हेयर कॉज क्या है वो बिल्कुल आपको ढूंढना जरूरी है। अगर आप वो ढूंढते हैं और उस पर प्रॉपरली इलाज करते हैं, डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल माना गया है, डाइटिशियन से आप कंसल्ट करते हो या डॉक्टर से आप इसके बारे में बात करते हो तो वो जो प्रीमैच्योर हेयर फॉल हो रहा है आपका, जो नहीं होना चाहिए या बाल्डनेस आपको आ रहा है, उसको हम रोक सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेयर फॉल, जो हेयर फॉल हो रहा है उसमें क्या लोकल एप्लीकेशन हम दिखा सकते हैं, ला सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।